नमस्कार। प्रस्तुत कर रही हूँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास श्रीकांत। श्रीकांत एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई शरद चंद्र की सबसे यादगार और सबसे रोचक कथाओं में से एक है, जो पुरुष प्रधान समाज होने के बावजूद महिला के भावनात्मक सोच पर अच्छी तरह से पकड़ रखता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रीकांत भाग 9। मैंने सोचा था यह दिल लगी निष्फल नहीं जाएगी, अनेक रूंधे हुए झरनों के द्वार खोल देगी, किंतु सो तो नहीं हुआ। हुआ यह कि अब तक वह इस ओर देख रही थी, सो दिल लगी सुनकर उस ओर मुंह फेर कर बैठ गई। किंतु बहुत देर तक मौन था। बातचीत करने के लिए भीतर ही भीतर एक आवेग उपस्थित हो गया था, इसीलिए अधिक देर तक चुप न रह सका और बोला, वर्धमान से कुछ खाने को मोल ले लिया होता। राजलक्ष्मी ने कोई जवाब न दिया, वह उसी तरह चुप बनी रही। मैं बोला, दूसरे के दुख में रो रो कर नदी बहा दिया और घर के दुख पर कान भी नहीं देती। तुमने यह विलायत से लौटे हुओं की विद्या कहाँ से सीख ली? राजलक्ष्मी ने इस बार धीरे से कहा, देखती हो कि विलायत से लौटे हुओं पर तुम्हारी बहुत भारी भक्ति है। मैंने कहा, हाँ, वे लोग भक्ति के पात्र जो हैं। क्यों? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी तक तो कुछ नहीं बिगाड़ा, किंतु बाद में कहीं कुछ बिगाड़ न दे, इस डर से पहले ही भक्ति करता हूँ। राजलक्ष्मी ने क्षण भर चुप रहकर कहा, यह तुम लोगों का अन्याय है। तुम लोगों ने उन्हें अपने दल से, जाति से, समाज से, सब ओर से बहिष्कृत कर दिया है। फिर भी यदि वे लोग तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो उतने के लिए ही तुम्हें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। मैंने कहा, हम लोग बहुत ज्यादा कृतज्ञ होते यदि वे क्रोध के कारण पूरे पूरे मुसलमान या क्रिश्चियन हो जाते। उन लोगों में जो अपने को ब्रह्म कहते हैं वे ब्रह्म समाज को नष्ट करते हैं, जो हिंदू कहते हैं वे हिंदू समाज को हैरान करते हैं। यदि वे पहले यह ठीक करके कि स्वयं कौन है दूसरों के लिए रोने बैठे तो उनसे उनका खुद का कल्याण होता है, जिनके लिए रोते हैं उनका भी शायद कुछ उपकार हो जाता। राजलक्ष्मी बोली, किंतु मुझे तो ऐसा नहीं जान पड़ता। मैंने कहा, नहीं जान पड़ता तो कोई विशेष हानि नहीं, किंतु जिसके लिए इस समय अटका हुआ हूँ वह अन्य बात है। कहा, उसका तो कोई जवाब नहीं दिया। इस दफे राजलक्ष्मी ने हंसकर कहा, अजी उसके लिए अटकना नहीं पड़ेगा, पहले तुम्हारी भूख तो पक जाए, उसके बाद विचार किया जाएगा। तब मैंने कहा, विचार क्या होगा? जिस किसी स्टेशन से जो कुछ मिलेगा वही निगलने को दे दोगी, किंतु सो नहीं होगा, मैं कह देता हूँ। मेरा उत्तर सुनकर वह मेरे मुंह की ओर कुछ देर चुपचाप देखती रही और फिर कुछ हंसकर बोली, सो मैं कर सकती हूँ, तुम्हें विश्वास होता है? मैंने कहा, खूब, इतना सा भी विश्वास तुम पर नहीं होगा तो ठीक है, कहकर वह फिर अपनी खिड़की के बाहर झांकती हुई चुपचाप बैठी रही। अगले स्टेशन पर राजलक्ष्मी ने रतन को बुलाकर खाने के लिए जगह करा दी और उसे हुक्का लगाने का हुक्म देकर थाली में समस्त खाद्य सामग्री सजाकर सामने रख दी। देखा, इस विषय में कहीं बिंदु भर की भी चूक नहीं हुई थी। मुझे जो कुछ अच्छा लगता था वह सब कुछ चुन चुन कर संग्रह करके लाया गया है। बेंच पर रतन ने बिस्तर कर दिए। इत्मीनान के साथ भोजन समाप्त करके गुड़गुड़ी की नली मुंह में डालकर आराम से आंखें मूंदने की तैयारी कर ही रहा था कि राजलक्ष्मी बोली, खाने की चीजें उठाकर ले जा रतन, इनमें से जो भावे खा लेना और तेरे डिब्बे में और कोई खावे तो दे देना। किंतु रतन को अत्यधिक लज्जित और संकुचित लक्ष्य करके मैंने कुछ अचरज के साथ पूछा, कहा, तुमने तो कुछ खाया नहीं? राजलक्ष्मी, नहीं, मुझे भूख नहीं है। जाना रतन, खड़ा क्यों है, गाड़ी चल देगी जो। रतन लज्जा के मारे मानो गड़ गया। मुझसे बड़ी भूल हो गई बाबू, मुसलमान कुली से खाना छू गया है। कितना ही कहता हूँ माँ स्टेशन से कुछ खरीद लाने दो, किंतु किसी तरह नहीं मानती। इतना कहकर उसने मेरे मुंह पर अपनी कातर दृष्टि डाली, जैसे मेरी अनुमति चाह रहा हो। किंतु मैं कुछ कहूँ इसके पहले ही राजलक्ष्मी ने आकर उसे धमका कर कहा, तू जाएगा कि नहीं, खड़ा खड़ा तर्क करेगा। रतन फिर कुछ न बोला और भोजन का बर्तन हाथ में लेकर चला गया। ट्रेन के चलते ही राजलक्ष्मी मेरे सिरहाने के पास आ बैठी और सिर के बालों में धीरे धीरे अंगुलियां चलाते चलाते बोली, अच्छा देखो। बीच में ही मैंने टोक कर बोला, देखूंगा फिर कभी, किंतु। उसने भी मुझे उसी घड़ी टोक कर कहा,
तुम्हें किंतु से शुरू करके लेक्चर न देना होगा। मैं सब समझ गई। मैं मुसलमानों से घृणा नहीं करती। उसके छू लेने से भोजन नष्ट हो जाता है सो भी नहीं मानती। यदि ऐसा कुछ होता तो तुम्हें अपने हाथों से वो भोजन न परोसती। किंतु तुमने खुद क्यों नहीं खाया? स्त्रियों को नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्यों क्या? स्त्रियों को खाने की मनाही है और पुरुषों के लिए मनाही नहीं? लक्ष्मी ने मेरा सिर हिलाकर कहा। नहीं, मर्दों के लिए ऐसे कोई कानून नहीं है। वे जो इच्छा हो खावे, जो इच्छा हो पहने, जैसे हो सुख से रहे। हम लोग आचार पालन करती जावे, बस यही बहुत है। हम तो सैकड़ों कष्ट सहती हैं, किंतु क्या तुम लोग सह सकते हो? यही देखो ना, शाम होते न होते आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था भूख के मारे। मैंने कहा, हो सकता है, किंतु हम कष्ट नहीं सहन कर सकते, इसमें हम लोगों के लिए कोई गौरव की बात तो नहीं? राजलक्ष्मी ने सिर हिलाकर कहा। नहीं, इसमें तुम्हारा जरा भी अगौरव नहीं। तुम लोग हम लोगों की तरह दासी की जाति की नहीं हो जो कष्ट सहन करते जाओ। लज्जा की बात तो हमारे लिए है यदि हम कष्ट न सहन करें। मैंने कहा, यह न्याय शास्त्र तुम्हें सिखाया किसने? काशी के गुरुजी ने। राजलक्ष्मी मेरे मुंह के अत्यंत निकट झुककर क्षण भर स्थिर हो रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, मुझे जो कुछ शिक्षा मिली है सब तुम्हारे ही समीप, तुमसे बढ़कर मेरा और कोई गुरु नहीं है। मैंने कहा, तब तो फिर गुरु से तुमने उल्टी बातें सीख रखी है। मैंने किसी दिन नहीं कहा कि तुम लोग दासी जाति की हो, बल्कि मैं तो यही बात चिरकाल से मानता आया हूं कि तुम दासी नहीं हो। तुम किसी भी तरह हम लोगों की अपेक्षा तिल भर भी छोटी नहीं हो। राजलक्ष्मी की आंखें छलछला आई, बोली, सो मैं जानती हूँ, और जानती हूँ इसीलिए तो यह बात तुम्हारे समीप रख पाई हूँ। तुम्हारी तरह यदि सभी पुरुष यही बात सोच सकते तो फिर पृथ्वी भर की समस्त स्त्रियों के मुख से यही बात सुन पड़ती। कौन बड़ा है कौन छोटा है यह समस्या ही कभी न उठती। अर्थात यह सत्य बिना विचार के सभी मान लेते? राजलक्ष्मी बोली। हाँ। तब मैंने हंसकर कहा, सौभाग्य से पृथ्वी भर की स्त्रियां तुम्हारे साथ सहमत नहीं है, यही खैरियत है। किंतु अपनी जाति को इतना हीन समझते तुम्हें लज्जा नहीं आती? मेरे उपहास पर राजलक्ष्मी ने ध्यान दिया या नहीं इसमें संदेह है। यह बहुत ही सहज भाव से बोली, किंतु इसमें हीनता की कोई बात तो नहीं। मैंने कहा, सो ठीक है, हम लोग मालिक हैं और तुम दासी। यह संस्कार इस देश की स्त्रियों में इस तरह बद्धमूल हो गया है कि इसकी हीनता भी तुम्हें नजर नहीं आती। जान पड़ता है कि इसी पाप से पृथ्वी के सारे देशों के स्त्रियों की अपेक्षा तुम सचमुच ही आज छोटी हो गई हो। राजलक्ष्मी एकाएक सख्त होकर बैठ गई और अपने दोनों नेत्रों को प्रदीप्त करके बोली, नहीं, इस कारण नहीं। तुम्हारे देश की स्त्रियां अपने आप को छोटा समझने के कारण छोटी नहीं हो गई। सच यह है कि तुम ही लोगों ने उन्हें छोटा समझकर छोटा बना दिया है और तुम खुद भी छोटे हो गए हो। यह बात मुझे अकस्मात कुछ नई सी मालूम हुई। इसमें जो कुछ गूढ़ अर्थ छिपा हुआ था वह धीरे धीरे सुस्पष्ट होने लगा। सचमुच ही इसमें बहुत सा सत्य छिपा हुआ था जो मुझे अब तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। राजलक्ष्मी बोली, तुमने तो उस भद्र पुरुष के संबंध में मजाक किया था, किंतु उसकी बात सुनकर मेरी आंखें कितनी खुल गई हैं सो तुम नहीं जानते। नहीं जानता, यह स्वीकार करते ही वह कहने लगी, नहीं जानते इसका कारण है, किसी भी वस्तु को जानने के लिए जब तक मनुष्य के हृदय के भीतर एक तरह की व्याकुलता नहीं उठती तब तक सब कुछ उसकी नज़र में धुंधला ही बना रहता है। इतने दिनों तक तुम्हारे मुंह से सुनकर यही सोचा करती थी कि सचमुच ही यदि हमारे देश के लोगों का इतना अधिक दुख है, सचमुच ही यदि हमारा समाज इतना अंधा है, तो उसमें मनुष्य जीता ही क्यों कर है और उसको मानकर ही क्यों चलता है। और तुम भी क्या समझोगे, कभी इन लोगों के बीच रहे नहीं, कभी इन लोगों के दुख सुख भोगे नहीं, इसीलिए बाहर ही बाहर समाज के साथ तुलना करके समझते हो कि इन लोगों के कष्ट की शायद कोई सीमा नहीं। धनी जमींदार पुलाव खाया करता है, वह अपनी किसी दरिद्र प्रजा को बासी भात खाते देखकर सोचता है कि इसके दुख की कोई सीमा नहीं। जिस तरह वह भूलता है उसी तरह तुम भूलते हो। मैंने कहा, तुम्हारा तर्क यद्यपि न्याय शास्त्र के नियमानुसार नहीं चल रहा, फिर भी पूछता हूँ कि तुमने कैसे जाना कि मुझे देश के संबंध में इससे अधिक ज्ञान नहीं? राजलक्ष्मी ने कहा, हो ही कैसे सकता है? दुनिया में तुम्हारे जैसा स्वार्थी भी कोई है क्या जो केवल अपने ही आराम के लिए भागता फिरता है? घर की खबर जानेगा ही कहाँ से? इसके बाद बाहर रहकर बाहरी सामाजिक व्यवस्था देखकर तुम लोग सोच में मरे जाते हो कि हमारी स्त्रियां मकान में कैद रहकर दिन रात काम किया करती हैं,
इसीलिए उनके समान दुखी, उनके समान पीड़ित, उनके समान हीन शायद किसी और देश की स्त्रियां नहीं। किंतु कुछ दिन हमारी चिंता छोड़कर केवल अपनी ही चिंता करके देखो। अपने को कुछ ऊंचा उठाने की कोशिश करो। यदि कहीं कुछ सचमुच का दोष होगा तो केवल वह उसी समय नजर आएगा, उससे पहले नहीं। मैंने कहा, हो सकता है, मगर इतनी बड़ी शक्ति मुझ में नहीं। बड़ी नींद आ रही है। किंतु तुम्हारी बात एक तरह से समझ रहा हूँ। राजलक्ष्मी जरा चुप रहकर बोली। हमारे देश में चाहे जिस कारण हो, छोटे बड़े ऊंचे नीचे सभी लोगों को रुपये का लोभ बहुत बढ़ गया है। कोई भी थोड़े में संतुष्ट होना नहीं जानता और चाहता भी नहीं। इससे कितना अनिष्ट हुआ है इसका पता मैंने पा लिया है। बात सच है, किंतु तुमने पता किस तरह पाया? राजलक्ष्मी बोली। रुपयों के लोभ से ही तो मेरी यह दशा हुई है, किंतु पूर्व काल में शायद इतना लोभ नहीं था। मैंने कहा, इस इतिहास को मैं ठीक ठीक नहीं जानता। वह कहने लगी, इतना कभी नहीं था। उस समय माता रुपये के लोभ से अपनी बेटी को कभी इस रास्ते पर नहीं ढकेलती। उस समय धर्म का डर था। आज तो मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, किंतु मेरे समान दुखी भी क्या कोई है? रास्ते का भिखारी भी मैं समझती हूँ कि मुझसे अधिक सुखी है। उसका हाथ अपने हाथ पर रखकर मैंने को पूछा, तुम्हें सचमुच ही इतना कष्ट है? राजलक्ष्मी ने क्षण भर मौन रहकर और एक बार आंचल से आंख मुंह पोंछकर कहा, मेरी बात तो मेरे अंतर्यामी ही जानते हैं। इसके बाद दोनों ही गुमसुम हो रहे। गाड़ी की रफ्तार कम होकर वह एक छोटे से स्टेशन पर आ खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसने फिर चलना शुरू किया। मैंने कहा, क्या करने से तुम्हारा शेष जीवन सुखी से कट सकता है, यह मुझे बतला सकती हो? राजलक्ष्मी बोली, मैंने सोच रखा है। मेरा सारा धन यदि किसी तरह चला जाए, कुछ न बचे, एक बारगी निराश्रय हो जाऊं तो। अब फिर गुमसुम हो रही। उसकी बात इतनी स्पष्ट थी कि सभी समझ सकते हैं। मुझे भी समझने में देर न लगी। कुछ देर चुप रहकर पूछा, यह ख्याल कब से आया तुम्हारे मन में? राजलक्ष्मी बोली, जिस दिन अभिया की बात सुनी उसी दिन से। मैंने कहा, किंतु उन लोगों की जीवन यात्रा तो बीच में ही खत्म नहीं हुई जाती। भविष्य में वे कितना दुख पा सकते हैं सो तुम जानती नहीं? वह सिर हिलाकर बोली, नहीं, जानती नहीं, यह सत्य है। किंतु वे चाहे कितना ही दुख क्यों न पावें, मेरे समान दुख किसी दिन न पावेंगे, यह मैं निश्चयपूर्वक कह सकती हूँ। और भी कुछ देर चुप रहकर मैंने कहा, लक्ष्मी, तुम्हारे लिए मैं अपना सर्वस्व त्याग सकता हूँ, किंतु इज्जत का त्याग कैसे करूं? राजलक्ष्मी बोली, मैंने क्या तुमसे कुछ त्यागने के लिए कहा है? इज्जत ही तो मनुष्य की असली चीज है। उसका यदि त्याग नहीं कर सकते तो त्याग की बात ही मुंह पर क्यों लाते हो? तुमसे तो मैंने कभी कुछ त्यागने के लिए नहीं कहा। मैंने कहा, इज्जत जाने के बाद पुरुष का जीता रहना एक विडंबना है। केवल इस इज्जत को छोड़कर तुम्हारे लिए मैं सभी कुछ विसर्जित कर सकता हूँ। राजलक्ष्मी ने सहसा हाथ खींच लिया और कहा, मेरे लिए तुम्हें कुछ भी विसर्जित न करना पड़ेगा। किंतु तुम क्या समझते हो कि केवल तुम लोगों की ही इज्जत है, हम लोगों की इज्जत नहीं? हम लोगों के लिए उसका त्याग कर देना क्या इतना सहज है? फिर भी तुम लोगों के लिए सैकड़ों हजारों स्त्रियों ने इसे धूल की तरह फेंक दिया है। यह तुम अवश्य नहीं जानते होगे, पर मैं जानती हूँ। मेरे कुछ बोलने की चेष्टा करते ही उसने रोक कर कहा, रहने दो, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हें इतने दिनों मैंने जो समझा था वह सब गलत है। तुम सो जाओ। अब इस संबंध में मैं कोई भी बात नहीं कहूंगी, तुम भी मत कहना। इतना कहकर उठी और अपने बेंच पर जा बैठी। दूसरे दिन ठीक समय पर काशी आ पहुंचा। प्यारी के मकान में ही ठहरा। ऊपर के 2 कमरों को छोड़कर करीब सारा का सारा कमरा जुदा जुदा उम्र की विधवा स्त्रियों से भरा हुआ था। प्यारी बोली, ये सब मेरी किराएदार हैं। इतना कहकर वह मुंह फिराकर कुछ हंस दी। मैंने कहा, हंसी क्यों? शायद किराया अदा नहीं होता होगा? प्यारी बोली, नहीं, बल्कि कुछ न कुछ और देना पड़ता है। इसका माने? प्यारी इस दफे हंसी पड़ी और बोली, इसका माने है कि भविष्य की आशा पर मुझे इन्हें खाना कपड़ा देकर जिलाए रखना है। जीती रहेंगी तभी तो बाद में देंगी, यह भी क्या नहीं समझ सकते? मैंने भी हंसकर कहा, समझता तो नहीं। इस तरह भविष्य की आशा पर कितने लोगों को तुम्हें गुपचुप अन्न वस्त्र जुटाकर देना पड़ता होगा, केवल वही सोच रहा हूँ। इसके सिवाय मेरी 2-1 रिश्तेदार भी है। सो भी है क्या? किंतु मालूम कैसे हुआ तुम्हें कि रिश्तेदार है? प्यारी जरा सूखी हंसी हंसकर बोली, माँ के साथ यहीं आने पर तो मेरी मौत हुई थी, शायद तुम्हें याद नहीं रहा।
तब असमय में ही जिन्होंने मेरी सदगति की थी, उन लोगों का वह उपकार क्या प्राण रहते कभी भूला जा सकता है? मैं चुप हो रहा। प्यारी कहने लगी, इन लोगों का वह शरीर बड़ा ही दयापूर्ण है, इसीलिए पास रखकर इन पर जरा कड़ी नजर रखती हूँ, जिससे इन्हें और अधिक उपकार करने का सुयोग न मिले। उसके चेहरे की ओर निहारते ही एकाएक मेरे मुंह से एक बार निकल गया, तुम्हारे हृदय के भीतर क्या है? बीच बीच में उसे चीर कर देखने की इच्छा होती है राजलक्ष्मी। मरने पर देखना। अच्छा, कमरे में जाकर सो जाओ, रसोई बनने पर उठा दूंगी। मैं वहीं कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। यह नहीं कि आज मैंने उसके हृदय का कोई नया परिचय प्राप्त किया हो, किंतु मेरे खुद के हृदय में यह सामान्य कहानी एक नए चक्कर की सृष्टि कर गई। रात को प्यारी बोली, तुम्हें फिजूल कष्ट देकर इतनी दूर ले आई। गुरुदेव तीर्थाटन करने निकल गए हैं, उनसे मिलना न हो सकेगा। मैंने कहा, इसके लिए मैं जरा भी दुखित नहीं हूँ। अब तो कलकत्ते लौटना होगा। प्यारी ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ। मैंने कहा, क्या मेरे साथ चलना आवश्यक है? न हो तो मैं जरा पश्चिम की ओर घूमकर आना चाहता हूँ। प्यारी ने कहा, बंकू के ब्याह में तो अभी कुछ देर है, चलो ना, मैं भी प्रयाग में चलकर स्नान कराऊं। मैं जरा मुश्किल में पड़ गया। मेरे दूर के रिश्तेदार के चाचा वहां नौकरी करते थे, सोचा था वहीं ठहर जाऊंगा। सिवाय इसके और भी कई परिचित मित्र दोस्त वहां रहते थे। प्यारी ने निमेष मात्र में मेरे मन का भाव ताड़कर कहा, मैं साथ रहूंगी तो शायद कोई देख लेगा, यही ना? अप्रतिभ होकर कहा, वास्तव में कलंक चीज ही ऐसी है कि लोग झूठे कलंक का भी भय किए बगैर नहीं रह सकते। प्यारी ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, सो ठीक है। गत साल आरा में तुम्हें एक तरह से गोद में लिए हुए ही मेरे दिन रात कटे हैं। सौभाग्य से उस दशा में तुम्हें किसी ने नहीं देखा। उस जगह शायद तुम्हारे कोई जान पहचान का बंधु बांधव नहीं था। मैं अतिशय लज्जित होकर कहा, मुझे ताना मारना वृथा है। मनुष्यता के लिहाज से मैं तुम्हारी अपेक्षा बहुत हीन हूँ, इस बात को मैं अस्वीकार नहीं करता। प्यारी तीक्ष्ण स्वर से बोल उठी, ताना? तुम्हें ताना मार सकूंगी? यही सोचकर शायद मैं वहां गई थी। क्यों? देखो, मनुष्य को पीड़ा पहुंचाने की भी हद होती है, उसे मत लाग जाना। कुछ देर चुप रहकर फिर बोली, ठीक, कलंक ही तो है। यदि मैं होती तो इस कलंक को सिर पर लेकर लोगों को बुला बुला कर दिखाती, पर ऐसी बात मुंह से बाहर न निकालती। मैंने कहा, तुमने मुझे प्राण दान जरूर दिया है, किंतु मैं अत्यंत छोटा आदमी हूँ राजलक्ष्मी, तुम्हारे साथ मेरी तुलना नहीं हो सकती। राजलक्ष्मी दर्पयुक्त स्वर में बोली, प्राण दान दिया है तो अपनी गरज से दिया है, तुम्हारी गरज से नहीं। उसके लिए तुम्हें रत्ती भर भी एहसान मानने की जरूरत नहीं, किंतु मैं तुम्हें इतने छोटे तबीयत का आदमी नहीं समझती थी। इतना कहकर वह मेरे जवाब की राह देखे बगैर ही कमरे से बाहर चली गई। दूसरे दिन सुबह राजलक्ष्मी चाय देकर चुपचाप चली जा रही थी कि मैंने बुलाकर पूछा, बातचीत बंद है क्या? वह पलटकर खड़ी हो गई, बोली, नहीं तो कुछ कहोगे? मैंने कहा, चलो एक दफे प्रयाग घुमावे। ठीक है, तो जाइए। तुम भी चलो। अनुग्रह करते हो क्या? नहीं चाहती? नहीं, जरूरत होगी तब मांग लूंगी, इस समय नहीं। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मेरे मुंह से एक लंबी सांस बाहर निकल गई, किंतु कोई बात नहीं निकली। दोपहर का भोजन करने के समय मैंने हंसकर कहा, अच्छा लक्ष्मी, मुझसे बोलना बंद करके क्या तुमसे रहा जाएगा, जो इस असाध्य साधना की कोशिश कर रही हो? राजलक्ष्मी ने शांत गंभीर मुद्रा से कहा, सामने होने पर किसी से नहीं रहा जाता, मुझसे भी नहीं रहा जाएगा। इसके सिवा यह मेरी इच्छा भी नहीं। तब फिर क्या इच्छा है? राजलक्ष्मी बोली, मैं कल से ही सोच रही हूँ कि इस खींचतान को बंद किए बगैर नहीं चल सकता। तुमने भी एक तरह से साफ साफ जता दिया है और मैं भी एक तरह से खूब जान गई हूँ। गलती मेरी ही हुई, यह मैं स्वीकार करती हूँ, किंतु। उसे सहसा रुकते देख मैंने पूछा, किंतु क्या? राजलक्ष्मी बोली, किंतु कुछ भी नहीं। यह जो एक निर्लज्ज वाचाल की तरह याचना करती तुम्हारे पीछे पीछे घूमती फिरती हूँ। इतना कहकर उसने एकाएक अपना मुंह मानो घृणा से सिकोड़ लिया और कहा, लड़का ही क्या सोचता होगा, नौकर चाकर ही मन में क्या क्या लाते होंगे। राम राम। मानो मैंने इसे हंसी का एक व्यापार बना डाला। कुछ देर ठहर कर फिर कहने लगी, बुढ़ापे में क्या मुझे शोभता है? तुम इलाहाबाद जाना चाहते थे ना, जाओ। फिर भी यदि हो सके तो वर्मा रवाना होने के पहले एक दफे भेंट कर जाना। इतना कहकर वह चली गई। साथ ही साथ मेरी भूख भी गायब हो गई। उसका मुंह देखकर आज मुझे यह ज्ञात हुआ कि यह सब मान मनोबल का मामला नहीं, सचमुच ही उसने कुछ न कुछ सोचकर स्थिर कर लिया है।
संध्या के समय आज एक हिंदुस्तानी दासी जलपान आदि सामग्री लेकर आई तो उससे कुछ अचरज के साथ प्यारी का हाल पूछा। जवाब सुनकर मैंने और भी अचरज के साथ जाना कि प्यारी मकान में नहीं है, वह साज श्रृंगार करके फिटन पर कहीं गई है। फिटन कहाँ से आई? उसे साज श्रृंगार करने की यहाँ क्या जरूरत पड़ गई? सो कुछ भी नहीं समझा। तब स्वयं उसी के मुंह की वह बात याद आ गई कि वह काशी में ही एक दिन मरी थी। यह सच है कि कुछ भी समझ में न आया। फिर भी इस खबर से सारा मन बेस्वाद हो गया। शाम हुई, घर में दिए जले, किंतु राजलक्ष्मी नहीं लौटी। चादर कंधों पर डालकर जरा घूम आने के लिए बाहर निकल पड़ा। रास्ते रास्ते चक्कर काटता, बहुत देखता सुनता। रात के 10 बज गए। मकान पर लौटा तो सुना कि प्यारी तब तक भी लौट कर नहीं आई। क्या मामला है? कुछ डर सा मालूम होने लगा। सोच ही रहा था कि रतन को बुलाकर सारा संकोच दूर करके इस संबंध का पता लगाऊं या नहीं, कि एक भारी जोड़ी के घोड़ों की टापों का शब्द सुनाई दिया। खिड़की से झांकता हूं तो देखता हूं कि एक बड़ी भारी फिटन मकान के सामने आकर खड़ी है। प्यारी उतर आई। ज्योत्सना के आलोक में उसके सर्वांग के जेवर झिलमिला उठे। जो 2 भले आदमी फिटन में बैठे थे वे धीमे स्वर से जान पड़ा प्यारी को संबोधित करके कुछ कह रहे हैं, जिसे मैं सुन न सका। वे बंगाली हैं या बिहारी सो भी न जान सका। चाबुक खाकर घोड़े पलक मारते न मारते आंखों से ओझल हो गए। राजलक्ष्मी ने मेरी खबर लेने के लिए उसी साज श्रृंगार के साथ मेरे कमरे में प्रवेश किया। मैं उछलकर और उसकी ओर दाहिना हाथ पसारकर थिएटरी गले से बोला, आखिर पाखंडिनी रोहिणी, तू गोविंदलाल को नहीं पहचानती? आहा, आज यदि मेरे पास एक पिस्तौल होती या एक तलवार ही होती। राजलक्ष्मी ने सूखे कंठ से कहा, तो क्या करते? खून? मैं हंसकर बोला, नहीं प्यारी, मुझे इतना बड़ा नवाबी शौक नहीं है। इसके सिवाय इस 20वीं शताब्दी में ऐसा निष्ठुर राक्षस धाम कौन है जो संसार की इतनी बड़ी आनंद की खान को पत्थर से मूंद दे? बल्कि मैं तो आशीर्वाद देता हूँ कि हे बाई कुल शिरोमणि, तुम दीर्घजीवी हो, तुम्हारा स्वरूप त्रिलोक विजयी हो, तुम्हारा कंठ स्वर वीणा विनिंदित हो, और मैं तुम्हें दूर से देखकर तुम्हारा जय जयकार करके धन्य हूं। प्यारी बोली, इन सब बातों का अर्थ? मैंने कहा, अर्थ अनर्थ उसे जाने दो। मैं इसी 1 बजे की गाड़ी से विदा होता हूँ। अभी तो प्रयाग जाता हूँ, उसके बाद जाऊंगा बंगालियों के परम तीर्थ चाकरिस्तान अर्थात बर्मा। यदि समय और सुयोग हुआ तो मिलकर जाऊंगा। मैं कहाँ गई थी सुनना भी आवश्यक नहीं समझते? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बहाना पाकर क्या तुम एकदम चले जा रहे हो? मैंने कहा, इस पापी मुंह से अब कुछ नहीं कह सकता। इस गोरख धंधे से यदि पार हो सकूं तो। प्यारी कुछ देर चुपचाप खड़ी रही और बोली, तुम क्या मुझ पर जो जी चाहे वही अत्याचार कर सकते हो? मैं बोला, जो जी चाहे? बिल्कुल नहीं, बल्कि जान अनजान में यदि बिंदु मात्र अत्याचार किया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इसका माने तुम आज रात को ही चले जाओगे? हाँ। मुझे बिना अपराध दंड देने का तुम्हें अधिकार है? नहीं, तिल भर भी नहीं। किंतु यदि मेरे जाने को ही तुम दंड देना समझती हो तो वह अधिकार मुझे जरूर है। प्यारी ने हठात कोई जवाब न दिया। मेरे मुंह की ओर कुछ क्षण चुपचाप देखते रहने के बाद कहा, मैं कहाँ गई थी? क्यों गई थी? नहीं सुनोगे? नहीं, मेरी संपत्ति लेकर तो तुम वहां गई नहीं थी कि लौट कर आकर उसका हाल सुनाओगी। सिवाय उसके लिए मेरे पास न समय है और न ही इच्छा। प्यारी चोट खाई हुई सर्पिणी की तरह एकाएक फुफकार उठी। मेरी भी सुनाने की इच्छा नहीं है। मैं किसी की खरीदी हुई बांदी नहीं हूं जो कहाँ जाऊं कहाँ न जाऊं इसकी अनुमति लेती फिरूं। जाते हो तो जाओ। यूं कहकर रूप और अलंकारों की एक हिलोर से उठाकर वह तेजी से कमरे से बाहर हो गई। आदमी गाड़ी बुलाने गया। कोई आधे घंटे बाद सदर दरवाजे पर एक गाड़ी के खड़े होने का शब्द सुनकर बैग हाथ में लेकर मैं जा ही रहा था कि प्यारी आकर पीछे खड़ी हो गई। बोली, इसे क्या तुम बच्चों का खिलवाड़ समझते हो? मुझे अकेली छोड़कर चले जाओगे तो नौकर जाकर क्या सोचेंगे? तुम क्या इन सब लोगों के सामने भी मुझे मुंह दिखाने योग्य न रखोगे? पलटकर खड़े होकर मैंने कहा, अपने नौकरों के साथ तुम निपटती रहना, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। वह न हो न सही, किंतु लौटकर मैं बंकू को ही क्या जवाब दूंगी? यही जवाब देना कि वे पश्चिम की ओर घूमने चले गए। इस पर क्या कोई विश्वास करेगा? तो जिस पर विश्वास किया जा सके ऐसी ही कोई बात बनाकर कह देना। प्यारी क्षण भर मौन रहकर बोली, यदि कुछ अन्याय ही कर बैठी हूं तो क्या वह माफ नहीं हो सकता? तुम क्षमा न करोगे तो कौन करेगा? मैं बोला, प्यारी,
यह तो एक बांदी दासी सरी की बात हुई, तुम्हारे मुंह से तो नहीं सो होती। इस ताने का प्यारी सहसा कोई उत्तर न दे सकी। उसका मुंह लाल हो गया, वह चुपचाप खड़ी रही। यह साफ मालूम हो गया कि वह प्राणपण से अपने आप को संभालने की चेष्टा कर रही है। बाहर से गाड़ीवान ने चिल्लाकर देर का कारण पूछा। मेरे चुपचाप बैग हाथ में लेते ही प्यारी धम से पैरों के समीप बैठ गई और रुद्ध स्वर से बोली, मैं सचमुच का अपराध कभी नहीं कर सकती। यह जानते हुए भी यदि तुम मुझे दंड देना चाहते हो तो अपने हाथ से दो, किंतु घर भर के लोगों के समीप मेरा सिर नीचा मत करो। यदि आज तुम इस तरह चले जाओगे तो मैं अब कभी किसी के समीप अपना मुंह ऊंचा करके न खड़ी हो सकूंगी। हाथ का बैग नीचे रखकर एक चौकी पर मैं बैठ गया और बोला, अच्छा, आज तुम्हारे हमारे बीच अंतिम फैसला हो जाए। तुम्हारा आज का आचरण मैंने माफ किया, किंतु मैंने बहुत विचार करके देखा है कि हम दोनों का मिलना जुलना अब नहीं हो सकेगा। प्यारी ने अपना अत्यंत उत्कंठित मुंह मेरे मुंह की ओर उठाकर डरते हुए पूछा, क्यों? मैं बोला, अप्रिय सत्य सह सकोगी? प्यारी ने गर्दन हिलाकर अस्फुट स्वर में कहा, हाँ, सह सकूंगी, किंतु किसी आदमी के व्यथा सहने को तैयार हो जाने से ही व्यथा देने का कार्य सहज नहीं हो जाता। मुझे बहुत देर तक चुपचाप बैठकर सोचना पड़ा। फिर भी मैंने स्थिर कर लिया कि आज किसी भी तरह अपना इरादा नहीं बदलूंगा, और इसलिए अंत में मैंने धीरे से कहा, लक्ष्मी, आज का तुम्हारा व्यवहार माफ करना कितना ही कठिन क्यों न हो, मैंने माफ कर दिया, किंतु तुम स्वयं इस लोभ को किसी तरह नहीं छोड़ सकोगी। तुम्हारे पास बहुत धन दौलत है, बहुत सा रूप है, गुण है, बहुतों पर तुम्हारा असीम प्रभुत्व भी है। संसार में इससे बढ़कर लोभ की कोई वस्तु और नहीं है। तुम मुझे प्यार कर सकती हो, किंतु इस मोह को किसी भी तरह न काट सकोगी। राजलक्ष्मी ने मृदु कंठ से कहा, अर्थात इस तरह का काम मैं बीच बीच में करूंगी ही। जवाब में मैं केवल मौन हो रहा। वह खुद भी कुछ देर तक चुप रहकर बोली, उसके बाद एक दिन ताश के मकान की तरह सब गिर पड़ेगा। उस दिन की हीनता से तो यही भला है कि आज मुझे हमेशा के लिए रिहाई दे दो। यही तुम्हारे समीप मेरी प्रार्थना है। बहुत देर तक मुंह नीचा किए चुपचाप प्यारी बैठी रही। इसके बाद जब उसने मुंह ऊपर उठाया तब देखा कि उसकी आंखों से पानी गिर रहा है। उसे आंचल से पोंछकर उसने कहा, क्या मैंने कभी तुम्हें छोटा काम करने के लिए प्रवृत्त किया है? इस गिरती हुई अश्रुधारा ने मेरे संयम की भीत पर चोट पहुंचाई, किंतु बाहर से मैंने उसे किसी तरह से प्रकट नहीं होने दिया। शांति से दृढ़ता के साथ कहा, नहीं, किसी भी दिन नहीं। तुम स्वयं छोटी नहीं हो। छोटा काम तुम स्वयं कर भी नहीं सकती और दूसरों को भी नहीं करने दे सकती। फिर कुछ ठहर कर कहा, किंतु दुनिया तो मनसा पंडित की पाठशाला की उस राजलक्ष्मी को नहीं पहचानेगी। वह पहचानेगी तो सिर्फ पटना की प्रसिद्ध प्यारी बाई को। तब दुनिया की नजरों में कितना छोटा हो जाऊंगा सो तुम देख नहीं सकती। बतलाओ, तुम उसे किस तरह रोकोगी? राजलक्ष्मी ने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, किंतु उसे तो सचमुच में छोटा होना नहीं कहते। मैंने कहा, भगवान की नजर में न हो, किंतु संसार की आंखें भी तो उपेक्षा करने की चीज नहीं है लक्ष्मी। राजलक्ष्मी ने कहा, किंतु उन्हीं की नजर ही को तो सबसे पहले मानना उचित है। मैंने कहा, एक तरह से यह बात सच है, किंतु उनकी नजर तो हमेशा दिख नहीं पड़ती, और फिर जो दृष्टि संसार में 10 आदमियों के भीतर से प्रकाश पाती है वह भी भगवान की ही दृष्टि है राजलक्ष्मी। इसे भी अस्वीकार करना अन्याय है। इसी डर से तुम मुझे जन्म भर के लिए छोड़कर चले जाओगे? मैं बोला, फिर मिलूंगा, तुम कहीं भी क्यों न हो। बर्मा जाने के पहले एक दफे मैं तुमसे मिलकर ही जाऊंगा। राजलक्ष्मी तेजी के साथ सिर हिलाकर रुआसे स्वर में बोली, जाते हो तो जाओ, किंतु तुम मुझे चाहे जैसा क्यों न समझो, मुझसे बढ़कर अपना तुम्हारा और कोई नहीं, और उसी से मुझको त्याग कर जाना 10 आदमियों की निगाह में धर्म है, यह बात मैं नहीं स्वीकार करूंगी। इतना कहकर वह तेजी से कमरा छोड़कर चली गई। घड़ी निकाल कर देखा, अब भी समय है, अब भी शायद 1 बजे की गाड़ी मिल जाए। चुपचाप बैग उठाकर धीरे से उतरकर मैं गाड़ी में जा बैठा। इनाम के लोभ से गाड़ीवान ने प्राणपण से तेजी से गाड़ी दौड़ाकर स्टेशन पर पहुंचा दिया, किंतु उसी क्षण पश्चिम की ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। पूछने से मालूम हुआ कि आधे घंटे के बाद एक कलकत्ते की ट्रेन जाएगी। सोचा चलो यही अच्छा है, गांव का मुंह बहुत दिनों से नहीं देखा, उस जंगल में ही जाकर बाकी के कुछ दिन काटूं। इसीलिए पश्चिम के बदले पूर्व का टिकट कटाकर आधे घंटे बाद एक विपरीत गामिनी भाप की गाड़ी में बैठकर काशी से चल दिया। बहुत दिनों के बाद फिर एक दिन शाम को गांव में आकर प्रवेश किया। मेरा मकान उस समय सगे संबंधी रिश्तेदारों तथा उनके भी रिश्तेदारों से भरा हुआ था। बड़े मजे से सारे घर को घेर कर उन्होंने अपनी घर गृहस्थी फैला रखी थी।
कहीं सुई रखने की भी जगह न थी। मेरे एकाएक आ पहुंचने और वहां रहने के इरादे को सुनकर आनंद के मारे उनका मुंह स्याह हो गया। वे कहने लगे, आहा, यह तो बड़े आनंद की बात है। इस बार ब्याह करके संसारी बन जाओ श्रीकांत, हम लोग देखकर अपनी आंखें ठंडी करें। मैंने कहा, इसीलिए तो आया हूं। इस समय कम से कम मेरी माँ का कमरा खाली करा दो, मैं अपने हाथ पांव तो फैलाकर जरा लेट लूं। मेरे पिता की ममेरी बहन अपने पति पुत्र के साथ कुछ दिनों से रह रही थी। वे आकर बोली, ठीक तो कहते हो। मैंने कहा, अच्छा न हो तो मैं बाहर के कमरे में पड़ा रहूंगा। जाकर देखा, कोने में सुर्खी और एक कोने में चूने का ढेर लगा हुआ है। उसके भी मालिक बोल उठे, ठीक तो है, देखता हूं कि वे सब चीजें तो जरा देख सुनकर हटानी पड़ेगी। कमरा तो छोटा नहीं है, तब तक न हो तो इस किनारे एक तख्तपोश बिछाकर, क्या कहते हो श्रीकांत? मैंने कहा, अच्छा, रात भर के लिए न हो तो यही सही। वास्तव में मैं इतना थक गया था कि मालूम होता था जहां भी हो जरा सी सोने की जगह मिल जाए तो जान में जान आ जाए। बर्मा की उस बीमारी के बाद अब तक शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और सबल न हो पाया था। भीतर ही भीतर एक तरह का अवसाद प्रायः ही अनुभव होता था। इसी से शाम के बाद जब माथा दुखने लगा तब विशेष अचरज न हुआ। नई बनी हुई बहन ने आकर कहा, अरे यह तो जरा गर्मी चढ़ गई है, भात खाकर सोने से ही चली जाएगी। तथास्तु, वही हुआ। गुरुजन की आज्ञा शिरोधार्य करके गर्मी दूर करने के लिए भात खाकर शैया ग्रहण कर ली, पर सुबह नींद टूटी, खूब अच्छी तरह बुखार लिए वे। दीदी ने शरीर पर हाथ रखकर कहा, कुछ नहीं, यह तो मलेरिया है, इसमें भोजन किया जाता है। किंतु अब मैं हाँ में हाँ ना मिला सका। बोला, नहीं जीजी, मैं अब तक तुम्हारे मलेरिया राज की प्रजा नहीं बना हूं। उनकी दुहाई देकर अत्याचार करना शायद अब मैं सहन न कर सकूं। आज मेरी लंघन है। सारी रात गुजरी, दूसरा दिन गुजरा, उसके बाद का दिन भी कट गया, किंतु बुखार ने पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि उसे अधिकाधिक चढ़ते देख मन ही मन व्याकुल हो उठा। गोविंद डॉक्टर इस बेला उस बेला देखने आने लगे। नाड़ी पकड़कर, जीभ देखकर, पेट ठोककर, सुस्वादी औषधियों की योजना कर केवल लागत भर दाम लेने लगे। किंतु एक एक दिन करके सारा सप्ताह इसी तरह गुजर गया। मेरे पिता के मामा, मेरे बाबा आकर बोले, इसीलिए तो भैया मैं कहता हूँ कि वहां खबर पठा दो, तुम्हारी फुआ को आ जाने दो, बुखार तो जैसे। बात पूरी न होने पर भी मैं समझ गया कि बाबा कुछ मुश्किल में पड़ गए हैं। इस तरह और भी 4-5 दिन बीत गए, किंतु बुखार में कोई फर्क न हुआ। उस दिन सुबह गोविंद डॉक्टर ने आकर यथारीति दवाई देकर 3 दिन के बाकी लागत दाम मांगे। शैया पर पड़े पड़े किसी तरह हाथ बढ़ाकर अपना बैग खोला, देखा तो मनी बैग गायब है। अतिशय शंकित होकर मैं उठा, बैग को औंधा करके हर एक चीज अलग अलग करके खोज की, किंतु कहीं न मिला। गोविंद डॉक्टर मामला समझकर चिंतित होकर बार बार सवाल करने लगे, कुछ चला गया है क्या? मैंने कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं गया। किंतु उनकी दवा का मूल्य जब मैं नहीं दे सका तो वे समझ गए। स्तंभित की तरह कुछ देर खड़े रहकर पूछे, थे कितने? कुछ थोड़े से थे। चाबी को जरा सावधानी से रखना चाहिए भैया। खैर, तुम पराए नहीं हो, रुपए की चिंता मत करना। अच्छे हो जाओ, उसके बाद जब सुविधा हो भेज देना, इलाज में कोई कसर न होगी। इतना कहकर डॉक्टर साहब गैर होकर भी परम आत्मीय से भी अधिक सांत्वना देकर चले गए। उनसे कह दिया कि यह बात कोई सुनने न पावे। डॉक्टर साहब बोले, अच्छा अच्छा, देखा जाएगा। देहात में विश्वास पर रुपये उधार देने की चाल नहीं है। रुपया ही क्यों, एक चवन्ने भी खाली हाथ उधार मांगने पर लोग समझते हैं कि यह आदमी खालिस दिल लगी कर रहा है, क्योंकि इस बात की देहात के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि संसार में इतना नासमझ भी कोई है जो खाली हाथ उधार चाहता है। अतएव मैंने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की। पहले से ही स्थिर कर लिया कि इसकी सूचना राजलक्ष्मी को नहीं दूंगा। जरा स्वस्थ हो जाऊं तब जो हो सकेगा करूंगा। मन में संभवतः यह संकल्प था कि अभया को पत्र लिखकर रुपये मंगवाऊं, किंतु इसके लिए समय नहीं मिला। सहसा सेवा का सुर भी तारा से उदारा में उतरते ही समझ गया कि मेरी विपत्ति की बात मकान में छिपी नहीं रही है। परिस्थिति को संक्षेप में जताकर राजलक्ष्मी को एक चिट्ठी लिखी, लेकिन उसमें अपने आप को इतना हीन और अपमानित महसूस करने लगा कि किसी भी तरह उसे भेज न सका। फाड़कर फेंक दिया। दूसरा दिन भी इसी तरह कट गया, किंतु इसके बाद के दिन ने किसी तरह कटना न चाहा। उस दिन किसी ओर से कोई रास्ता न देखकर अंत में एक तरह से जान पर ही खेलकर कुछ रुपयों के लिए राजलक्ष्मी को पत्र लिखकर पटना और कलकत्ते के ठिकाने पर भेज दिए। वह रुपये भेजेगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं था। फिर भी उस दिन सुबह से ही मानो एक प्रकार के उत्कंठित संशय से
पोस्टमैन की आशा में सामने की खुली खिड़की से रास्ते के ऊपर अपनी दृष्टि बिछाए हुए उन्मुख पड़ा रहा। समय निकल गया। आज अब उसकी आशा नहीं। ऐसा सोचकर करवट बदलने की तैयारी कर ही रहा था कि उस समय दूर एक गाड़ी के शब्द से चकित होकर तकिया पर भार देकर उठकर बैठ गया। गाड़ी आकर ठीक सामने खड़ी हो गई तो देखता हूँ कोचवान के बगल में रतन बैठा है। उसके नीचे उतरकर गाड़ी का दरवाजा खोलते ही जो दिखाई दिया उस पर सत्य मानकर विश्वास करना कठिन हो गया। प्रकट रूप से दिन के समय इस गांव के रास्ते पर राजलक्ष्मी आकर खड़ी हो सकती है, यह मेरी कल्पना से भी परे की बात थी। रतन बोला, यह है बाबूजी। राजलक्ष्मी ने केवल एक बार मेरे मुंह की ओर देखा। गाड़ीवान बोला, माँ देर लगेगी, घोड़ा खोल दूं? जरा ठहरो, कहकर उसने अविचलित धीर पद रखते हुए मेरे कमरे में प्रवेश किया। प्रणाम करके मेरे पैरों की धूली मस्तक पर लगाकर और हाथ से मस्तक और छाती पर उत्ताप देकर कहा, इस समय तो बुखार नहीं, उस जून 7 बजे की गाड़ी से जाना हो सकेगा, घोड़े छोड़ने को कह दूं? मैं अभिभूत की तरह उसके मुंह की ओर निहार रहा था। बोला, 2 दिन से बुखार आना तो बंद है, क्या मुझे आज ही ले जाना चाहती हो? राजलक्ष्मी बोली, न हो तो आज रहने दो, रात में चलने की जरूरत नहीं, सर्दी लग सकती, कल सुबह ही चलेंगे। इतनी देर में जैसे मैं होश में आ गया। बोला, इस गांव में इस मोहल्ले के बीच तुम आई किस साहस से? तुम क्या सोचती हो कि यहाँ तुम्हें कोई न पहचान सकेगा? राजलक्ष्मी ने सहज में ही कहा, भले ही पहचान ले, यही तो पैदा हुई और बड़ी हुई, यहीं पर लोग मुझे पहचान न सकेंगे? जो देखेगा वही मुझे पहचान लेगा। तब क्या करूं बताओ? मेरा भाग्य, नहीं तो तुम यहाँ आकर बीमार ही क्यों पड़ते? आई क्यों? रुपये मांगे थे, रुपये भेज देने से तो चल जाता। सो भी क्या हो सकता है? ऐसी बीमारी की खबर सुनकर क्या केवल रुपये भेजकर ही स्थिर रह सकती हूँ? मैंने कहा, तुम तो शायद स्थिर हो गई, किंतु मुझे तो बहुत अधिक अस्थिर कर दिया। अभी ही यहाँ जब सब आ पहुंचेंगे तब तुम अपना मुंह किस तरह दिखाओगी, और मैं ही क्या जवाब दूंगा? राजलक्ष्मी ने जवाब में केवल एक बार और अपने ललाट को छूकर कहा, जवाब और क्या दोगे? मेरा भाग्य। उसकी बेपरवाही और उदासीनता से अत्यंत असहिष्णु होकर बोला, भाग्य तो ठीक है, किंतु लाज शर्म को एक बारगी ही चट कर बैठी हो, या मुंह दिखाते भी तुम्हें हिचकिचाहट नहीं हुई? राजलक्ष्मी ने वैसे ही उदास कंठ से जवाब दिया, मेरी लाज शर्म जो कुछ है सो इस समय बस तुम ही हो। इसके बाद अब मैं और कहूँ ही क्या, सुनूं भी क्या? आंखें मूंद कर चुपचाप लेट रहा। कुछ देर बाद पूछा, बंकू का विवाह निर्विघ्न हो गया? राजलक्ष्मी बोली, हाँ। अभी कहाँ से आ रही हो? कलकत्ते से? नहीं, पटने से। वहीं पर तुम्हारी चिट्ठी मिली। मुझे कहाँ ले जाओगी? पटने? राजलक्ष्मी ने कुछ सोचकर कहा, एक बार तो तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा। पहले कलकत्ते चलें, वहाँ पर तुम्हें दिखा लूँ, उसके बाद तंदुरुस्त होने पर। मैंने सवाल किया, किंतु उसके बाद भी मुझे पटना क्यों जाना पड़ेगा? राजलक्ष्मी बोली, दान पत्र की तो वहीं रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। लिखा पढ़ी एक तरह से सब करा आई हूँ, किंतु तुम्हारे हुक्म के बिना कुछ न हो सकेगा। अत्यंत अचरज के साथ पूछा, क्या बात का दान पत्र? किसके नाम का? राजलक्ष्मी बोली, मकान दोनों बंकू को दे दिए हैं, केवल काशी का मकान गुरुदेव को देना विचारा है, और कंपनी के कागज गहने वगैरह का हिस्सा बांट भी अपनी समझबूझ के हिसाब से एक तरह से कर आई हूँ। अब बस तुम्हारे करने भर की। मेरे अचरज की सीमा न रही। बोला, ऐसी अवस्था में अब तुम्हारा खुद का और क्या रह गया? बंकू यदि तुम्हारा भार न ले तो? अब उसकी खुद की गृहस्थी हो गई, अंत में यदि वह तुम्हें खाने को न दे तो? मैं क्या वही चाहती हूँ? निज का सब कुछ दान करके क्या उसी के हाथ का दिया खाऊंगी? तुम भी खूब हो। धीरज को और न संभालने के कारण में उठकर क्रुद्ध कंठ से बोला, हरिश्चंद्र के समान यह दुर्बुद्धि तुम्हें किसने दी? खाओगी क्या? बुढ़ापे में किसकी गलग्रह बनने जाओगी? राजलक्ष्मी बोली, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं, तुम लौट जाओ। जिसने मुझे यह बुद्धि दी है वही मुझे खाने को भी देगा। 1000 बूढ़ी हो जाऊं, वह मुझे कभी गलग्रह नहीं समझेगा। तुम फिजूल सिर गरम मत करो, शांति से लेटे रहो। मैं शांत होकर लेट रहा। इस निर्वाक निस्तब्धता में मग्न रहकर दोनों ने कितना समय बिता दिया, समझता हूँ इसका किसी ने हिसाब नहीं किया। सहसा दरवाजे के बाहर मनुष्य के गले की आवाज़ सुनकर हम दोनों ही चौंक पड़े। राजलक्ष्मी के सैया छोड़ने के पहले ही डॉक्टर साहब ने प्रसन्न बाबा को साथ लिए अंदर प्रवेश किया, किंतु उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही रुक गए। बाबा जब दीवा निद्रा ले रहे थे तब यह खबर उनके कानों में अवश्य पड़ गई थी कि कोई बंधु कलकत्ते से गाड़ी लेकर मेरे पास आया है, किंतु वह कोई स्त्री हो सकती है
यह शायद किसी की कल्पना में भी न था, इसलिए शायद अब तक घर की स्त्रियां भी बाहर नहीं आई थीं। बाबा जी अत्यंत विलक्षण आदमी थे। उन्होंने कुछ देर राजलक्ष्मी को देखते हुए कहा, यह लड़की कौन है श्रीकांत? कुछ पहचानी हुई सी मालूम होती है। डॉक्टर साहब भी प्राय साथ ही साथ कह उठे, छोटे काका, मुझे भी ऐसा लगता है इन्हें कहीं देखा है। मैंने तिरछी नजर से देखा। राजलक्ष्मी का सारा मुखमंडल जैसे मुर्दे की तरफ फक हो गया। उसी क्षण जैसे कोई मेरे हृदय के भीतर से बोल उठा, श्रीकांत, इस सर्वस्व त्यागिनी स्त्री ने केवल तुम्हारे लिए ही स्वेच्छा से यह दुख अपने सिर उठा लिया है। एक बारगी सारा देह रोमांचित हो उठा। मन ही मन बोला, मुझे सत्य से मतलब नहीं, आज मैं मिथ्या को ही सर पर धारण करूंगा। और दूसरे ही क्षण उसके हाथ को जरा दबाकर बैठकर कहा, तुम अपने पति की सेवा करने आई हो, तुम्हें लाज किस बात की राजलक्ष्मी? ये बाबा और डॉक्टर साहब हैं, इनको प्रणाम करो। पल भर के लिए दोनों की चार आंखें हो गई। उसके बाद उसने उठकर जमीन पर सिर टेककर दोनों को प्रणाम किया। मेरे गांव के जो बाबा थे, वे जब मेरे उस नाटकीय कथन के उत्तर में सिर्फ जरा मुस्कुरा कर रह गए और लक्ष्मी के जमीन से लगकर प्रणाम करने पर जिस ढंग से हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हटकर बोले, ऐसी बात है क्या? आहा, अच्छा हुआ, जीते रहो, खुश रहो। और फिर डॉक्टर को साथ लेकर बाहर चले गए। तब राजलक्ष्मी के चेहरे की जो तस्वीर मैंने देखी, वह भूलने की चीज नहीं है और न उसे कभी भूला जा सकता है। मैंने सोचा था कि वह मेरी है, बिल्कुल मेरी अपनी। उसका प्रकाश बाहर की दुनिया में किसी दिन भी प्रकट न होगा। मगर अब सोचता हूँ कि यह अच्छा ही हुआ जो बहुत दिनों से बंद हुए उस दरवाजे को मुझे ही आकर खोलना पड़ा। यह अच्छा ही हुआ कि जिस अज्ञात रहस्य के प्रति बाहर का क्रुद्ध संशय अन्याय अविचार के रूप धारण करके उस पर निरंतर धक्के लगा रहा था, मुझे उसके बंद दरवाजे को अपने हाथ से खोलने का मौका मिला। बाबा चले गए। राजलक्ष्मी क्षण भर स्तब्ध भाव से उनकी तरफ देखती रही और उसके बाद मुंह उठाकर निष्फल हंसी हंसने की कोशिश करके बोली, तुमने उनसे यह बात क्यों कही? उसकी तो जरूरत न थी। यह तो सिर्फ वास्तव में तुमने अपना ही अपमान किया है। इसकी जरा भी जरूरत न थी। ये लोग विधवा विवाह की पत्नी को बाजार की वेश्या की अपेक्षा ऊंचा आसन नहीं दे सकते। लिहाजा इससे मैं नीचे ही उतरी, किसी को जरा भी ऊपर न उठा सकी। इस बात को राजलक्ष्मी फिर पूरा न कर सकी। मैं सब कुछ समझ गया। इस अपमान के सामने बड़ी बड़ी बातों की उछल कूद मचाकर बात बढ़ाने की प्रवृत्ति न हुई। जिस तरह चुपचाप पड़ा था, उसी तरह मुंह बंद किए पड़ा रहा। राजलक्ष्मी भी बहुत देर तक कुछ न बोली, ठीक मानो अपनी ही चिंता में मगन होकर बैठी रही। उसके बाद रतन को बुलाकर बोली, गाड़ी जल्दी तैयार करने को कह दे रतन, नहीं तो फिर रात के 11 बजे की गाड़ी से जाना होगा। यदि ऐसा हुआ तो मुश्किल होगा, रास्ते में ठंड लग जाएगी। 10 ही मिनट के भीतर रतन मेरा बैग लेकर गाड़ी में रख दिया और मेरे बिस्तर बांधने के लिए इशारा करता हुआ मेरे पास आकर खड़ा हुआ। तब से अब तक मैंने उससे एक भी बात नहीं की थी और न अब कोई प्रश्न किया। कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, कुछ भी बिना पूछे मैं चुपचाप उठकर धीमे से गाड़ी में बैठ गया। कुछ दिन पहले ऐसी ही एक शाम को अपने घर में प्रवेश किया था और आज फिर वैसी ही एक शाम को चुपचाप घर से निकल पड़ा। उस दिन भी किसी ने आदर के साथ ग्रहण नहीं किया था और आज भी कोई स्नेह के साथ विदाई देने को ना आया। उस दिन से आज के दिन का प्रभेद कितना जबरदस्त है, इस बात को सिर्फ आकाश के देवताओं ने ही देखा। राजलक्ष्मी चुपके से आकर मेरे सामने के आसन पर बैठ गई और शायद गांव के परिचित राहगीरों के कुतूहल से अपने को पूरी तरह छिपाए रखने के लिए ही उसने एक कोने में अपना सिर रखकर आंखें मीच ली। जब हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए तब सूरज छिप चुका था। गांव के टेढ़े मेढ़े रास्ते के किनारे अपने आप बढ़े हुए करौंदे, झरबेरी और बेंत के जंगल ने संकीर्ण मार्गों को और भी संकीर्ण बना दिया था और दोनों तरफ पंक्तिवार खड़े हुए आम कटहल के पेड़ों की शाखाएं सिर के ऊपर कहीं कहीं ऐसी सघन होकर मिल गई थी कि शाम का अंधेरा और भी दुर्भेद हो गया था। उसके भीतर से गाड़ी जब अत्यंत सावधानी के साथ बहुत धीमी चाल से चलने लगी, तब मैं आंखें मीचकर उस निविड़ अंधकार के भीतर से न जाने क्या क्या देखने लगा। मालूम हुआ इसी रास्ते से किसी दिन बाबा मेरी दीदी को ब्याह कर लाए थे। तब यह रास्ता बारातियों के कोलाहल और मेरे पैरों के आहट से गूंज उठा होगा। और फिर किसी दिन जब वे स्वर्ग सिधारे, तब इसी रास्ते से अड़ोसी पड़ोसी उनकी अर्थी नदी तक लेकर गए होंगे। इसी मार्ग से ही मेरी माँ ने किसी दिन वधू वेश में गृह प्रवेश किया था और एक दिन जब उनके इस जीवन की समाप्ति हुई, तब धूल मिट्टी से भरे इसी संकीर्ण मार्ग से अपनी माँ को गंगा में विसर्जित करके हम लोग लौट आए थे।
उस समय यह मार्ग ऐसा निर्जन और दुर्गम नहीं हुआ था। तब तक शायद इनकी हवा में इतना मलेरिया और तालाबों में इतना कीचड़ और जहर नहीं इकट्ठा हुआ था। दोनों आंखों में आंसू भर आए। गाड़ी के पहिए से थोड़ी सी धूल लेकर मैंने जल्दी से माथे और मुंह पर लगाकर मन ही मन कहा, हे मेरे पितृ पितामह के सुख दुख, विपद संपद और हंसने रोने से भरे हुए धूल मिट्टी के पद, मैं तुम्हें बार बार नमस्कार करता हूँ। फिर अंधकार में जंगल की ओर देखकर कहा, माता जन्मभूमि, तुम्हारी करोड़ों आकृति संतानों के समान मैंने भी तुम्हें हृदय से नहीं चाहा और नहीं जानता किसी दिन तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे काम में, तुम्हारी गोद में फिर वापस आ जाऊंगा या नहीं। आज इस निर्वासन के मार्ग के अंधेरे में तुम्हारी जो दुख की मूर्ति मेरे आंसुओं के भीतर से स्पष्ट होकर प्रस्फुटित हुई है, उसे मैं इस जीवन में कभी नहीं भूल सकूंगा। आंख खोलकर देखा, राजलक्ष्मी उसी तरह स्थिर बैठी है। अंधेरे कोने में उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया, पर मैंने अनुभव किया कि वह आंख मीच कर मानो गहरी चिंता में मग्न हो रही है। और मन ही मन कहा, रहने दो ऐसे ही। आज से जबकि मैंने अपनी सारी चिंता तरने की पतवार उसके हाथों में सौंप दी है, तो इस अनजान नदी में कहाँ भंवरे हैं और कहाँ टापू, सो वही खोजती रहे। रास्ते भर में एक भी बात नहीं हुई। यहाँ तक कि स्टेशन पहुंचकर भी किसी ने मुझसे कोई प्रश्न करना आवश्यक न समझा। थोड़ी ही देर बाद कलकत्ते जाने वाली गाड़ी की घंटी बजी, लेकिन रतन टिकट खरीदने का काम छोड़कर मुसाफिर खाने के एक कोने में मेरे लिए बिस्तर बिछाने में लग गया। मैं समझ गया कि हमें सवेरे की गाड़ी से पश्चिम की ओर रवाना होना होगा, मगर उधर पटना जाना होगा या काशी या और कहीं, यह मालूम न होने पर भी इतना साफ समझ में आ गया कि इस विषय में मेरा मतामत बिल्कुल ही अनावश्यक है। राजलक्ष्मी दूसरी ओर देखते हुए अन्यमनस्क सी खड़ी रही। रतन ने अपना काम पूरा करके उसके पास जाकर पूछा, माँ जी, पता लगा है कि जरा सा और आगे जाने से सभी तरह का अच्छा खाना मिल सकता है। राजलक्ष्मी ने आंचल की गांठ खोलकर कई रुपए उसके हाथ में देते हुए कहा, अच्छी बात है, ले आ वहीं जाकर, पर दूध जरा देखभाल कर लेना, बासी बासी न ले आना। रतन ने कहा, माँ जी, तुम्हारे लिए कुछ? नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। यह नहीं कैसा है, इस बात को सभी जानते हैं, और शायद सबसे ज्यादा जानता है रतन खुद। फिर भी उसने 2-4 बार पैर घिसकर धीरे से बोला, कल से तो बिल्कुल ही। राजलक्ष्मी ने उत्तर दिया, तुझे क्या सुनाई नहीं देता रतन, बहरा हो गया है क्या? आगे और कुछ न कहकर रतन चल दिया। कारण इसके बाद भी बहस हो सकता हो, ऐसी ताब तो मैंने आज तक किसी में भी नहीं देखी, और जरूरत ही क्या थी। राजलक्ष्मी मुंह से स्वीकार न करे, फिर भी मैं जानता हूँ कि रेलगाड़ी में रेल से संबंधित किसी के भी हाथ की कोई भी चीज खाने की उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती। अगर यह कहा जाए कि निरर्थक कठोर उपवास करने में इसकी जोड़ का दूसरा कोई नहीं देखा, तो शायद अत्युक्ति न होगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कितनी बार कितनी चीजें इसके घर आते देखी हैं, पर उन्हें नौकर नौकरानियों ने खाया, गरीब पड़ोसियों को बांट दिया गया, सड़ गड़कर फेंक जाने दिया गया, परंतु जिसके लिए ये सब चीजें आई हैं, उसे कभी मुंह से लगाते न देखा। इसी से साधारणतः खाने के बारे में उससे अनुरोध करने की मेरी प्रवृत्ति नहीं होती थी। जब रतन अपना मुरझाया मुंह लेकर चला गया, तब भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वह लोटे में गर्म दूध और दोने में मिठाई वगैरह लेकर लौटा। तब राजलक्ष्मी ने मेरे लिए दूध और कुछ खाने को रखकर बाकी सब सामान रतन के हाथों में सौंप दिया। तब भी मैंने कुछ न कहा, और रतन की आंखों की नीरव प्रार्थना को स्पष्ट समझ जाने पर भी मैं उसी तरह चुपचाप बना रहा। मुसाफिर खाने में और आदमी न था। रतन भी शायद आड़ में कहीं जगह ढूंढकर लेट गया। देखा, एक टिमटिमाती हुई बत्ती के नीचे राजलक्ष्मी चुपचाप बैठी है। पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखते ही उसने चौंक कर मुंह उठाया और पूछा, तुम सोई नहीं अभी? नहीं, मगर तुम यहाँ धूल मिट्टी में चुपचाप अकेली क्यों बैठी हो? मेरे बिस्तर पर चलो। यह कहकर और विरोध करने का अवसर दिए बिना ही मैंने हाथ पकड़कर उसे उठा लिया, परंतु अपने पास बिठा लेने पर फिर कहने की कोई बात नहीं सूझी। सिर्फ आहिस्ते आहिस्ते उसके हाथ पर हाथ फेरने लगा। कुछ क्षण इसी तरह बीते। सहसा उसकी आंखों के कोनों पर हाथ पड़ते ही अनुभव किया कि मेरा संदेह बेबुनियाद नहीं है। धीरे धीरे आंसू पोंछकर मैंने जो ही उसे अपने पास खींचने की कोशिश की, त्यों ही वह मेरे फैले हुए पैरों पर औंधी पड़ गई और जोर से उन्हें दबाई रखी। किसी भी तरह मैं उसे अपने बिल्कुल पास न ला सका। फिर उसी तरह सन्नाटे में समय बीतने लगे। सहसा मैं बोल उठा, एक बात तुम्हें अब तक नहीं जताई लक्ष्मी। उसने चुपके से कहा, कौन सी बात? इतना ही कहने में संस्कारवश पहले तो संकोच हुआ, मगर मैं रुका नहीं। बोला,
मैंने आज से अपने को बिल्कुल ही तुम्हारे हाथों सौंप दिया है। अब भलाई बुराई का सारा भार तुम ही पर है। यह कहकर मैंने उसके मुख की ओर देखा कि उस टिमटिमाते हुए उजाले में वह मेरे मुख की ओर चुपचाप एक टक लगाए देख रही है। उसके बाद जरा हंसकर बोली, तुम्हें लेकर मैं क्या करूंगी? तुम न तो तबला ही बजा सकते हो, ना सारंगी बजा सकोगे। और मैंने कहा, और क्या, पान तमाकू हाजिर करना? नहीं, यह काम तो मुझसे हरगिज ना हो सकता। लेकिन पहले के दो काम? मैंने कहा, आशा दो तो शायद कर भी सकूं। कहकर मैंने भी जरा हंस दिया। सहसा राजलक्ष्मी उत्साह से बैठी और बोली, मजाक नहीं, सचमुच बजा सकते हो? मैंने कहा, आशा करने में दोष ही क्या है? राजलक्ष्मी धीरे धीरे कहने लगी, देखो, बीच बीच में मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है, परंतु फिर भी सोचती हूँ कि जो आदमी निष्ठुरों की तरह बंदूक लेकर सिर्फ जानवरों को मारते फिरता रहना ही पसंद करता है, वह इसकी क्या परवाह करने वाला है? इसके भीतर की इतनी बड़ी वेदना का अनुभव करना क्या उसके लिए साध्य हो सकता है? बल्कि शिकार करने के समान चोट पहुंचा सकने में ही मानो उसको आनंद मिलता हो। तुम्हारा दिया हुआ बहुत सा दुख मैं यही सोचकर तो सह सकी हूँ। अब चुप रहने की बारी मेरी आई। उसके लगाए हुए अभियोग के मूल में युक्तियों के द्वारा न्याय विचार भी चल सकता था। सफाई देने के लिए नजीरों की भी शायद कमी नहीं पड़ती, परंतु यह सब विडंबना सी मालूम हुई। उसकी सच्ची अनुभूति के आगे मुझे मन ही मन हार मारनी पड़ी। राजलक्ष्मी ने कहा, चुप क्यों रह गए? मैंने कहा, फिर भी तो इस निष्ठुर के लिए तुमने सब कुछ त्याग दिया। राजलक्ष्मी ने कहा, सब कुछ क्या त्यागा? अपने को तो तुमने निस्सत्व होकर मुझे आज दे दिया। उसे तो मैं नहीं चाहिए कहकर त्याग न सकी। पश्चिम के शहर में प्रवेश करने के पहले ही समझ गया कि बंगाल के मलेरिया ने मुझे खूब मजबूती के साथ पकड़ लिया है। पटना स्टेशन से राजलक्ष्मी के घर तक मैं लगभग बेहोशी की हालत में लाया गया। इसके बाद महीने में ही मुझे ज्वर, डॉक्टर और राजलक्ष्मी हर वक्त घेरे ही मिले। जब बुखार छूट गया तब डॉक्टर साहब ने घर मालकिन को साफ तौर से समझा दिया कि यद्यपि यह शहर पश्चिमी प्रदेश में शामिल है और स्वास्थ्यप्रद स्थान के रूप में इसकी प्रसिद्धि है, फिर भी मेरी सलाह है कि रोगी को जल्दी ही स्थानांतरित कर दिया जाए। फिर बांध बूंद शुरू हो गई, मगर अब की बार जरा धूमधाम के साथ। रतन को अकेला पाकर मैंने पूछा, अब की बार कहाँ जाना होगा रतन? देखा कि वह इस नवीन यात्रा के बिल्कुल ही खिलाफ है। उसने खुले दरवाजे की ओर निगाह रखते हुए आभास और इशारे से फुसफुसाकर जो कुछ कहा, उससे मेरा भी जैसे कलेजा सा बैठ गया। रतन ने कहा, वीरभूमि जिले में एक छोटा सा गांव है, गंगा माटी। जब इस गांव का पट्टा लिया था तब मैं सिर्फ एक मुख्तार साहब किशनलाल के साथ वहां गया था। माँ जी खुद भी वहां कभी नहीं गई। यदि कभी जाएंगी तो उन्हें भाग आने की राह भी ढूंढे न मिलेगी। समझ लीजिए कि गांव में भले आदमी का घर नहीं है, सिर्फ छोटी जाति वालों के ही घर हैं। उन्हें न तो छुआ ही जा सकता है और न वे अपने किसी काम ही आ सकते हैं। राजलक्ष्मी क्यों इन सब छोटी जातों में जाकर रहना चाहती है, इसका कारण मानो मेरी कुछ समझ में न आया। मैंने पूछा, गंगा माटी है कहाँ? रतन ने जताया, साइथिया या ऐसे ही किसी स्टेशन से करीब 10-12 कोस बैलगाड़ी में जाना पड़ता है। रास्ता कठिन है और उतना ही भयंकर। चारों तरफ मैदान ही मैदान है। उसमें न तो कहीं फसल ही होता है और न ही कहीं एक बूंद पानी। कंकरीली मिट्टी, कहीं गेरुआ और कहीं जली हुई स्याह काली। यह कहकर वह जरा रुका और खास तौर से मुझे ही लक्ष्य करके फिर कहने लगा, बाबूजी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि आदमी वहां किस सुख के लिए रहते हैं, और जो ऐसी सोने की सी जगह छोड़कर वहां जाते हैं उनसे मैं क्या कहूँ। भीतर ही भीतर एक लंबी सांस लेकर मैं मौन हो रहा। ऐसी सोने की सी जगह छोड़कर क्यों उस मरुभूमि के बीच निर्बांधव नीच आदमियों के देश में राजलक्ष्मी मुझे लिए जा रही है? सो न तो उससे कहा जा सकता है और न ही उसे समझाया जा सकता है। आखिर मैंने कहा, शायद मेरी बीमारी की वजह से वहां जाना पड़ रहा है रतन। यहाँ रहने से आराम होने की भी कम ही आशा है। सभी डॉक्टर यही डर दिखा रहे हैं। रतन ने कहा, लेकिन बीमारी का यहाँ और किसी को नहीं होती बाबूजी। आराम होने के लिए क्या उन सबको गंगा माटी में जाकर रहना पड़ता है? मन ही मन मैंने कहा, मालूम नहीं उन सबको किस माटी में जाकर रहना पड़ता है। हो सकता है कि उनकी बीमारी सीधी हो सकता है कि उन्हें साधारण मिट्टी में ही आराम पड़ जाता हो, मगर हम लोगों की व्याधि सीधी भी नहीं और साधारण भी नहीं। इसके लिए शायद उसी गंगा माटी की सख्त जरूरत है। रतन कहने लगा, माँ जी के खर्च का हिसाब किताब भी तो हमारी किसी की समझ में नहीं आता। वहां न तो घर द्वार ही है और न ही कुछ और। एक गुमाश्ता है, उसके पास 2000 रुपये भेजे हैं कि एक मिट्टी का मकान बना देने के लिए। देखिए तो सही बाबू, ये सब कैसे उटपटांग काम है। नौकर हैं सो हम लोग जैसे कोई आदमी ही नहीं।
उसके क्षोभ और नाराजगी को देखते हुए मैंने कहा, तुम वहां न जाओ तो क्या है रतन, जबरदस्ती तो तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। मेरी बात से रतन को कोई सांत्वना नहीं मिली। बोला, माँ जी ले जा सकती हैं, क्या जाने क्या जादू मंत्र जानती हैं वे। अगर कहें कि तुम लोगों में से किसी को यमराज के घर जाना होगा तो इतने आदमियों में से किसी की भी हिम्मत नहीं कि ना कह दे। यह कहकर वह मुंह भारी करके चला गया। बात तो रतन गुस्से से ही कह गया था, पर वह मानो मुझे अकस्मात एक नए तथ्य का संवाद दे गया। सिर्फ मेरी ही नहीं, सभी की यही दशा है। उस जादू मंत्र की बात सोचने लगा। तंत्र मंत्र पर सचमुच ही मेरा विश्वास है, सो बात नहीं, परंतु घर भर के लोगों में किसी में भी जो इतनी सी भी शक्ति नहीं कि यमराज के घर जाने की आज्ञा तक की वे उपेक्षा कर सके, सो वह आखिर कौन सी चीज है। सहसा देखा कि राजलक्ष्मी एक पत्थर की प्याली में कुछ लिए हुए व्यस्त भाव से इधर ही नीचे चली आ रही है। मैंने बुलाकर कहा, सुनो तो, सभी कहते हैं कि तुम जादू मंत्र जानती हो। वह चौंक कर खड़ी हो गई, बोली, क्या जानती हो? मैंने कहा, जादू मंत्र। राजलक्ष्मी ने मुंह बिचकार कर जरा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जानती हूँ। यह कहकर वह चली जा रही थी। सहसा मेरे कुर्ते को गौर से देखकर उद्विग्न कंठ से पूछी, यह क्या, कल का वही बासी कुर्ता पहने हुए हो क्या? अपनी तरफ देखकर मैंने कहा, हाँ वही है, मगर रहने दो, खूब उजला है। राजलक्ष्मी ने कहा, उजले की बात नहीं, सफाई की बात कह रही हूँ। इसके बाद फिर जरा मुस्कुरा कर कहा, तुम बाहर के दिखावटी उजलेपन में हमेशा ही गर्क रहे, इसकी अपेक्षा करने को मैं नहीं कहती, मगर भीतर के पसीने से गंदगी बढ़ जाती है, इस बात पर गौर करना कब सीखोगे? इतना कहकर उसने रतन को आवाज दी। किसी ने कोई जवाब न दिया, कारण मालिक की इस तरह की ऊंची मीठी आवाज का जवाब देना इस घर का नियम नहीं, बल्कि 4-6 मिनट के लिए मुंह छुपा लेना ही नियम है। आखिर राजलक्ष्मी ने हाथ की चीज नीचे रखकर बगल के कमरे में से एक धुला हुआ कुर्ता लाकर मेरे हाथ में रख दिया और कहा, अपने मंत्री रतन से कह देना, जब तक उसने जादू मंत्र नहीं सीख लिया है तब तक इन सब जरूरी कामों को अपने हाथ से ही किया करे। यह कहकर वह प्याली उठाकर नीचे चली गई। राजलक्ष्मी की यह सुचिता की सनक बहुधा हम लोगों को निरर्थक, दुखदायक और यहाँ तक कि अत्याचारी मालूम हुई है। एक दिन अत्यंत आश्चर्य में डूबकर सोच रहा था कि बचपन में राजलक्ष्मी ने जिसे प्यार किया था, उसी को प्यारी ने अपने उन्माद यौवन की किसी अतृप्त लालसा के कीचड़ से इस तरह बहुत ही आसानी से सहस्त्र दल विकसित कमल की भांति पलक मारते ही बाहर निकाल दिया। आज मालूम हुआ कि वह प्यारी नहीं है, वह राजलक्ष्मी ही है। राजलक्ष्मी और प्यारी, इन दो नामों के भीतर उसके नारी जीवन का कितना बड़ा इंगित छिपा था, मैं उसे देखकर भी नहीं देखा। इसी से कभी कभी संशय में पड़कर सोचा है कि एक के अंदर दूसरा आदमी अब तक कैसे जिंदा था, परंतु मनुष्य तो ऐसा ही है, इसी से तो वह मनुष्य है। प्यारी का सारा इतिहास मुझे नहीं मालूम करने की इच्छा भी नहीं, और राजलक्ष्मी का ही सारा इतिहास जानता हूँ सो भी नहीं। सिर्फ इतना जानता हूँ कि इन दोनों के मर्म और कर्म में न कभी किसी दिन कोई मेल था और ना ही सामंजस्य। दोनों ही परस्पर उल्टे सूत्र में बहती गई हैं। शीत ऋतु की संध्या जल्दी ही घनी हो आई, मगर मैं वहीं बैठकर सोचता रहा। मन ही मन बोला, मनुष्य सिर्फ उसकी देह ही तो नहीं, प्यारी नहीं रही, वह मर गई, परंतु किसी दिन अगर उसने अपनी उस देह पर कुछ स्याही भी लगा ली हो तो क्या सिर्फ उसी को बड़ा करके देखता रहूं? और राजलक्ष्मी, जो अपने सहस्त्र कोटि दुखों की अग्नि परीक्षा पार करके आज अपनी अकलंक शुभ्रता में सामने आकर खड़ी हुई है, उसे मुंह फेर कर विदा कर दूं? मेरा मन मानो संपूर्ण शक्ति से कहने लगा, नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यह कदापि नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वह कोई ज्यादा दिन की बात नहीं जब अपने को दुर्बल, शांत और पराजित सोचकर राजलक्ष्मी को अपने हाथों सौंप दिया था, किंतु उस दिन उस पराभूत के आत्मत्याग में एक बड़ी जबरदस्त दीनता थी। तब मेरा मन किसी बात को अनुमोद नहीं कर रहा था, परंतु आज मेरा मन मानो सहसा जोर जोर से इसी बात को बार बार कहने लगा है। वह दान ही नहीं, वह धोखा है। जिस प्यारी को तुम जानते न थे उसे जानने के बाहर ही पड़े रहने दो, परंतु जो राजलक्ष्मी एक दिन तुम्हारी ही थी, आज उसी को तुम संपूर्ण चित्त से ग्रहण करो। नया नौकर बत्ती ला रहा था, उसे विदा करके मैं अंधेरे में ही बैठा रहा और मन ही मन बोला, आज राजलक्ष्मी को सारी भलाइयों और सारी बुराइयों के साथ स्वीकार करता हूँ। इतना ही मैं कर सकता हूँ, सिर्फ इतना ही मेरे हाथ में है। इतना कहकर मैं उसी अंधकार में खाट के सिरहाने चुपचाप अपना सिर रखकर पड़ा रहा। पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी यथाशक्ति तैयारियां होने लगी। उसके बाद तीसरे दिन भी उद्यम की सीमा न रही।
उस दिन दोपहर को एक बड़े भारी संदूक में थाली, लोटे, गिलास, कटोरे, कटोरियां और दीवट आदि भरे जा रहे थे। मैं अपने कमरे में से यह सब देख ही रहा था। मौका पाकर मैंने राजलक्ष्मी को इशारे से अपने पास बुलाकर पूछा, यह सब क्या हो रहा है? क्या अब तुम वहां से वापस नहीं आना चाहती? राजलक्ष्मी ने कहा, वापस कहाँ आऊंगी? मुझे याद आया, यह मकान उसने बंकू को दान कर दिया है। मैंने कहा, अगर मान लो कि वह जगह तुम्हें ज्यादा दिन अच्छी न लगे तो? राजलक्ष्मी ने जरा मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए मन खराब करने की जरूरत नहीं। तुम्हें अच्छा न लगे तो तुम चले आना, मैं बाधा न डालूंगी। उसके कहने के ढंग से मुझे चोट पहुंची। मैं चुप हो रहा। यह मैंने बहुत बार देखा है कि वह मेरे इस ढंग के किसी भी प्रश्न को मानो सरल चित्त से ग्रहण नहीं कर सकती। मैं किसी को निष्कपट होकर प्यार कर सकता हूँ या उसके साथ स्थिर होकर रह सकता हूँ। यह बात किसी भी तरह मानो उसके मन में समाकर एक होना नहीं चाहती। और विश्वास की यह आग कब बुझेगी? सोचते सोचते मुझे इसका कहीं और छोर नहीं मिलता। वह भी इसी खोज में निरंतर घूम रही है और गंगा माटी भी इसका अंतिम फैसला कर देगी, यह भी तय नहीं। सब तरह की तैयारियां होते होते और भी 3-4 दिन बीत गए। उसके बाद 1-2 दिन और गए शुभ साइद की प्रतीक्षा में। अंत में एक दिन सवेरे हम लोग अपने अपरिचित गंगा माटी के लिए सचमुच ही घर से बाहर निकल पड़े। यात्रा में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मन में जरा भी खुशी नहीं थी और सबसे बुरी बीती शायद रतन पर। वह मुंह को अत्यंत भारी बनाकर गाड़ी के एक कोने में चुपचाप बैठा ही रहा। स्टेशन पर स्टेशन गुजरते गए, पर उसने किसी भी काम में जरा सी भी सहायता न की। मगर मैं सोच रहा था बिल्कुल दूसरी बात। जगह जानी हुई है या अनजानी, अच्छी है या बुरी, स्वास्थ्यकर है या मलेरिया से भरी, इन बातों की तरफ मेरा ध्यान ही न था। मैं सोच रहा था, यद्यपि अब तक मेरा जीवन निरुपद्रव नहीं बीता। उसमें बहुत सी गलतियां, बहुत सी चूकें हुई, बहुत सा दुख दैन्य रहा। फिर भी वे सब मेरे लिए अत्यंत परिचित हैं। परंतु यह जीवन क्या जाने कहाँ किस नवीनता की ओर निश्चित रूप से चला जा रहा है। और इस निश्चिंतता ने ही मुझे विकल कर दिया है। आज नहीं कल कहकर और देर करने का रास्ता भी नहीं। और मजा तो यह कि मैं न तो इसकी भलाई को जानता हूँ न बुराई को। गाड़ी ज्यों ज्यों तेजी के साथ गंतव्य स्थान के निकट पहुंच जाती, त्यों त्यों इस अज्ञात रहस्य का बोझ मेरी छाती पर पत्थर का सा भारी होकर मजबूती से बैठ जाता था। कितनी कितनी बातें मन में आने लगी, उसका कोई हद नहीं। मालूम हुआ कि निकट भविष्य में ही शायद मुझको ही केंद्र बनाकर एक भद्दा दल संगठित हो उठेगा। उसे न तो ग्रहण कर सकूंगा न अलग फेंक सकूंगा। तब क्या होगा क्या न होगा, इस बात को सोचने में भी मेरा मन मानो जमकर बर्फ हो गया। मुंह उठाकर देखा तो राजलक्ष्मी चुपचाप बैठी खिड़की के बाहर देख रही है। सहसा मालूम हुआ कि मैंने किसी भी दिन इससे प्रेम नहीं किया, फिर भी इसी से मुझे प्रेम करना पड़ेगा। कहीं किसी तरफ से भी निकल भाग जाने का रास्ता नहीं है। संसार में इतनी बड़ी विडंबना क्या किसी के भाग्य में घटित हुई होगी? और मजा यह कि एक दिन पहले इस दुविधा की चक्की से अपनी रक्षा करने के लिए अपने को संपूर्ण रूप से उसी के हाथों सौंप दिया था। तब मन ही मन जोर के साथ कहा था, तुम्हारी सभी भलाइयों बुराइयों के साथ तुम्हें अंगीकार करता हूँ लक्ष्मी। और आज मेरा मन ऐसा विक्षिप्त और ऐसा विद्रोही हो उठा। उसी से सोचता हूँ, संसार में करूँगा कहने में और सचमुच करने में बड़ा अंतर है। सैथिया स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तब दिन ढल रहा था। राजलक्ष्मी के गुमाश्ता काशीराम स्वयं स्टेशन पर नहीं आ सके। वे उधर के इंतजाम में लगे हुए हैं, मगर 2 आदमियों को उन्होंने चिट्ठी लिखकर भेज दिया है। उनके रुक्के से मालूम हुआ कि ईश्वर की इच्छा से अब अर्थात उनके घर में और उनकी गंगा माटी में सब कुछ कुशल है। आज्ञानुसार स्टेशन के बाहर 4 बैलगाड़ियां तैयार खड़ी मिलेंगी, जिनमें से 2 तो खुली हुई हैं और 2 छाई हुई हैं। एक पर बहुत सा सूखा घास और खजूर की पत्तियों की चटाई बिछा दी गई है और वह स्वयं मालकिन साहिबा के लिए है। दूसरी में मामूली थोड़ा सा घास डाल दिया गया है, पर चटाई नहीं है, वह नौकर चाकर आदि अनुचरों के लिए है। खुली हुई 2 गाड़ियों पर असबाब लादा जाएगा। उन्होंने यह भी लिखा कि भोजनादि संपन्न करके संध्या के पूर्व ही रवाना हो जाना उचित है, अन्यथा मालकिन साहिबा की सुनिद्रा में विघ्न हो सकता है। और इस विषय में विशेष लिखा है कि मार्ग में कुछ भयादी नहीं, आनंद से सोती हुई आ सकती हैं। मालकिन साहिबा रुक्का पढ़कर कुछ मुस्कुराई। जिसने उसे दिया उसे भयादी के विषय में कोई प्रश्न न करके उन्होंने पूछा, क्यों भाई,
आसपास में कोई तालाब वालाब हो तो बता सकते हो, एक डुबकी लगा आती। है क्यों नहीं माँ जी? वह रहा। तो चलो भैया दिखा दो। कहते हुए वह उस आदमी को और रतन को साथ लेकर न जाने कहाँ की एक अनजान तलैया में स्नान आदि करने चली गई। बीमारी आदि का भय दिखाना निरर्थक समझकर मैंने कोई प्रतिवाद भी नहीं किया। लेकिन आज वह 10-1 मिनट में ही लौट आई। बैलगाड़ी पर असबाब लद रहा है और मामूली सा एक बिस्तर खोलकर सवारी वाली गाड़ी में पीछे बिछा दिया गया है। मुझसे उसने कहा, तुम क्यों नहीं इसी वक्त कुछ खा पी लेते? सभी कुछ तो आ गया है। मैंने कहा, दो। पेड़ के नीचे आसन बिछाकर एक केले के पत्ते पर वह मेरे लिए खाना परोस रही थी और मैं निष्प्रिय दृष्टि से सिर्फ उसकी ओर देख रहा था। इतने में एक मूर्ति ने आकर और सामने खड़े होकर कहा, नारायण। राजलक्ष्मी ने अपने भीगे बालों पर बाएं हाथ से धोती का पल्ला खींचते हुए मुंह उठाकर ऊपर देखी और बोली, आइए। अकस्मात यह निसंकोच निमंत्रण का शब्द सुनकर मुंह उठाकर देखा तो एक साधु खड़ा है। बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, वह शायद 20-22 के भीतर का होगा, मगर देखने में जैसा सुकुमार वैसा ही सुंदर। आंखें, भौहें, चेहरा और ललाट की बनावट बिल्कुल निर्दोष। वास्तव में पुरुष का इतना रूप मैंने कभी देखा हो ऐसा नहीं मालूम हुआ। उसका गेरुआ परिधान वस्त्र जगह जगह फटा हुआ, गांठें बंधी हुई, बदन पर गेरुआ ढीला कुर्ता, उसकी भी वही दशा। पैरों में पंजाबी जूता, उसकी हालत भी वैसे ही। राजलक्ष्मी ने जमीन से सिर टेक कर प्रणाम करके आसन बिछा दिया, फिर मुंह उठाकर कहा, जब तक मैं भोजन परोसने की तैयारी करती हूँ तब तक आपको मुंह हाथ धो लेने के लिए जल दे दिया जाएगा। साधु ने कहा, हाँ हाँ, लेकिन आपके पास मैं दूसरे ही काम के लिए आया था। राजलक्ष्मी ने कहा, अच्छी बात है, आप भोजन करने बैठिए और बातें पीछे होंगी, पर लौटने के लिए टिकट ही चाहिए ना, सो मैं खरीद दूंगी। इतना कहकर उसने मुंह फेर कर अपनी हंसी छिपा ली। साधु जी ने गंभीरता के साथ जवाब दिया, नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मुझे खबर मिली है कि आप लोग गंगा माटी जा रहे हैं। मेरे साथ एक भारी बक्स है, उसे अगर आप अपनी गाड़ी में ले चलें तो अच्छा हो। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। राजलक्ष्मी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर आप खुद? मैं पैदल ही जा सकता हूँ, ज्यादा दूर नहीं, 6-7 कोस ही तो होगा। राजलक्ष्मी ने और कुछ न कहकर रतन को बुलाकर जल देने के लिए कहा और खुद ढंग से अच्छी तरह साधु जी के लिए भोजन परोसने में लग गई। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।